जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है हम यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार चुनिंदा प्रश्नों का दोस्तों बूस्टर डोज लेकर के आ रहे हैं और रेगुलर आपको एक डोज दे रहे हैं। जो भी बच्चे दोस्तों इस बूस्टर डोज को लेते हैं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं पेपर में बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। तो साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने वाले हैं। तो आज 5वां बूस्टर डोज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, जो बच्चे पहली बार जुड़े दोस्तों, हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। देखिए, हमने बूस्टर डोज के नाम से प्ले लिस्ट ही बना दी। सारे बूस्टर डोज यहाँ पर हमने एक क्रम में लगा दिए हैं। बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश के नाम से, ठीक है। यहाँ पर जाकर करंट अफेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप नीचे जाएंगे दोस्तों, ये हमने स्टैटिक जीके भी कराया है, ठीक है। तो जा करके आप देख सकते हैं, समझदार बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथियों, हमने यूपी पुलिस के लिए बैच भी निकाला था, आपको पता होगा, जीके और हिंदी का बैच, जिसमें दोस्तों जीके में आपको स्टैटिक जीके इस तरीके से हमने बांटा था। स्टैटिक जीके में दोस्तों ये पूरे 24 पार्ट कराए गए हैं, ठीक। और दोस्तों वीडियो के साथ में उसी टॉपिक का पीडीएफ भी लगा हुआ मिल जाए, ठीक है। बैच में कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिलता, ठीक है। आपको बता दें, करंट अफेयर में जैसे उत्तर प्रदेश का अलग दिया जाएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अलग, चर्चित टॉपिक अलग। उसी तरीके से दोस्तों संविधान हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्थल विज्ञान, ये सब कुछ कराया गया है। इसके अलावा होमगार्ड के भी स्पेशल टॉपिक डाले गए और हिंदी भी पूरा कराया गया है। इसका कीमत दोस्तों 299 रुपये, मगर दोस्तों ये आपको अभी ऑफर प्राइस 221 रुपये में आपको मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक नीचे मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड करें दोस्तों इस तरह से खुल जाएगा और आपको जाना पेड क्लासेस वाले कॉलम में। जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं, आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर के दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। जिनको केवल स्ट्रैटेजी की आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम अपडेटेड दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है। तो 99 रुपीज़ में इसे आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा। कैसे ले सकते हैं, ई बुक्स वाले कॉलम में जाइएगा, ठीक। ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके बाद दोस्तों आपको ये दिखेगा। देखिए, करंट अफेयर दोस्तों चाहिए आपको ले 2026 का केवल 26 रुपये मात्र पूरा 2026 का मिलेगा दोस्तों। जैसे महीना बीतेगा वैसे से डाल दिया जाएगा। जैसे अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का डाला गया है, ठीक। इसके बाद मई खत्म होगा, मई का पड़ जाएगा 10-15 दिन में, ठीक। तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों आप ले सकते हैं हिंदी की दोस्तों ई बुक्स ले सकते हैं 50-50 रुपये में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों 50 रुपये में। और दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रही स्ट्रैटेजी के दोस्तों, आपके यूपी पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अलग, एकदम अपडेटेड दोस्तों, लेटेस्ट, ठीक है। मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप इसे परचेज करके दोस्तों प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको इतिहास की 50 रुपये मिल जाएगी और भूगोल की 50 रुपये मिल जाएगी और पॉलिटी की सब दोस्तों एकदम अपडेटेड हमने कर दिया है। तो जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखते हैं 5वां बूस्टर डोज। चलिए, क्या है साथियों कि सीढ़ीदार खेती का संबंध मुख्यतः है। देखिए, सीढ़ीदार खेत कहाँ होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, जहाँ पे जमीन समतल नहीं होगी। अब जमीन समतल कहाँ नहीं होगी मेरे दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में। यानी सीढ़ीदार खेतों का संबंध कहाँ से है, मतलब सीढ़ीदार खेत कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों, कहाँ पाए जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्र। आप कभी पहाड़ गए होंगे दोस्तों, है ना, घूमने गए होंगे, जैसे दोस्तों उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, आप वहाँ देखें छोटे छोटे दोस्तों सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे, क्योंकि पहाड़ ढाल होते हैं, ढालूदार होते हैं दोस्तों। वहाँ पे छोटे टेप क्यारी जैसा बना के दोस्तों, है ना, बाउंड्री जैसा बना के वही खेती करते दोस्तों, उसे सीढ़ी नुमा खेत कहते हैं, क्योंकि देखने में सीढ़ी जैसे लगते हैं, है ना, इस तरीके से दोस्तों होते हैं, ठीक है। तो यार कहेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, यार कह लिया सीढ़ीदार खेत क्या होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं दोस्तों। एक सीजल विजल में कई बार पूछा गया है। समोच्च खेती क्या होती है, तो याद रखिएगा, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं के अनुकरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को हम समोच्च खेती कहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। एकल खेती क्या होती है, मोनोकल्चर, एक विशिष्ट क्षेत्र में एक ही फसल उगाना दोस्तों, केवल एक प्रकार की फसल उगाना एकल खेती कहलाती है, मोनोकल्चर, ठीक है। जिसे केवल गन्ना ही गन्ना उगा रहे हो, है ना, ये चीजें दोस्तों याद रखिएगा। होमगार्ड में पूछा भी गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देख लिया मोनोकल्चर क्या है, समोच्च खेती क्या है, सीढ़ीदार खेती क्या है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अधिनियम, यानी कि फॉरेन ई से एक्सचेंज, एम से मैनेजमेंट, ए से एक्ट, यानी कि फेमा, क्या फेमा अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों, याद रखिएगा 2000 में। याद रखेंगे कि फेमा 1999 में आया था दोस्तों, ठीक है। फेमा अधिनियम 1999 में बना था। इसका फेमा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। मगर इसे लागू 1 जून 2000 को किया गया था। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, इसने दोस्तों फेरा का स्थान लिया दोस्तों, ठीक है, समझिएगा।
मेरी बात समझिएगा, पहले फेरा होता था, ठीक है। अब दोस्तों फेमा आ गया, फेरा का स्थान किसने ले लिया, फेमा ने ले लिया, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फेमा का उद्देश्य क्या है, विदेशी मुद्रा बाजार में लेन देनों को उदार बनाने तथा देश में विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन करना। याद रखेंगे फेमा, ठीक है। फेमा ने किसका स्थान लिया था, फेरा का। फेरा 1973 का, फेमा 1999 में, जो कि 1 जून 2000 से लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनसंख्या का बृहद या महान विभाजक वर्ष कौन सा था, तो 1921 को, ठीक है। जब 1921 में गणना हुई थी, यानी 1911 से 1921 के बीच जो भी जनसंख्या पनपी है, जो भी जनसंख्या बढ़ी थी दोस्तों, वो क्या हुई, नकारात्मक थी, ठीक है। इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष बोलते, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट, यानी कि इस साल दोस्तों, इस दशक में जनसंख्या घटी थी। 1921 में जनसंख्या क्या हुई थी, घटी थी। याद रखेंगे 1911 से 21 के दशकों में जनसंख्या में कमी आई थी, माइनस कितनी, 0.39 की देखी गई। इसलिए 1921 को भारत की जनसंख्या का बृहद या महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं। भारतीय जनगणना के इतिहास में एकमात्र ऋणात्मक नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी केवल 1921 वाली जनगणना में, ठीक है। चलिए अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, दोस्तों याद रखिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो दोस्तों याद रखिएगा, जैव सुरक्षा से। किससे, जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन से, ठीक है। याद रखिएगा किससे संबंधित, जैव सुरक्षा से। आपको याद रखना है कि ये लागू कब हुआ था कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो 11 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय का संबंध किस जनपद से है। मैं आपको बता दोस्तों, मैंने जो अपना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीजी, वो इसी विश्वविद्यालय से संबंधित किया था, ठीक है। तो हमें दोस्तों याद रखता देखिए इसको शॉर्ट में CSJM कहते हैं, CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कानपुर से संबंधित है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय दोस्तों, लखनऊ 1921 में, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927 में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाराणसी। और CSJM 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना भी याद रख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ, कानपुर से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित, भारत कला भवन दोस्तों वाराणसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वाराणसी में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है, पहली चीज स्वरवेद मंदिर, टेक्सटाइल पार्क, राज्य हिंदी संस्थान, भारत कला भवन, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर जिसका निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। संकट मोचन मंदिर हो गया, तुलसी मानस, अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता मंदिर, इंपॉर्टेंट है। घाट दोस्तों, गंगा के 84 घाट, जैसे मणिकर्णिका, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये स्थित हैं, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर जी है ना, आपको पता होगा। और भारत कला भवन है, भारत कला भवन दोस्तों स्थित है, ये देखिए दंत विज्ञानी में पूछा भी गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जहां जल थल वायु तीनों के आने का स्थान, मतलब एक स्टेशन टाइप को बना दिया है ना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, ठीक है। रामनगर किला है, ठीक है। आलमगीर मकबरा है। और अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह द्वारा किया गया था। ब्रेकेट दोस्तों वाराणसी की कलाकृति है दोस्तों। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र भी है यहाँ पर। और 1887 में स्थापित भारत धर्म महामंडल संस्थापक कौन थे, पंडित दीनदयाल शर्मा दोस्तों। अभी ANM का पेपर 2026 में भी लेटेस्ट हुआ, वहां पूछा गया है, तो ये चीजें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रुपये की सिस्टम भी चालू कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का आकार कितना, यानी कितना बड़ा बजट है दोस्तों, तो ये पूछा गया है। तो इसको आपको याद क्या होगा दोस्तों, तो 9,12,696.35 करोड़ रुपए, ठीक है। बहुत बड़ा आकार है दोस्तों। और ये आकार जो है पिछली बार की तुलना में 12.9% अधिक है। इससे दोस्तों व्यय कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों इसका व्यय इस बजट में पूंजीगत व्यय कितना है, परिव्यय कितना है 19.5, शिक्षा के लिए आवंटित कितना है 12.4%, चिकित्सा के लिए 6%, कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के लिए 9%, ठीक है। ये चीजें। और दोस्तों राजकोषीय घाटा कितना लगाया गया है
2.98%। पूंजीगत व्यय कितना है 19.5 दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। ठीक है, राजस्व व्यय कितना है तो 5.83 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये दोस्तों आकार जूनियर असिस्टेंट में पूछा जा चुका है पिछले पेपरों में ना, है ना, तो हो सकता आपके पेपर में कभी पूछा जा सकता, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुलिस, भारतीय पुलिस व्यवस्था के जनक किसे मानते हैं दोस्तों, तो कार्नवालिस। किसको, कार्नवालिस। दोस्तों कार्नवालिस के बारे में मैं चीज बताऊं, ये दोस्तों ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनका दोस्तों मरने के बाद दोस्तों ये यहीं दफना दिए गए थे। आपको बता इनका मकबरा जो है गाजीपुर में है। कहाँ पर, गाजीपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में इनको दफनाया गया था, कार्नवालिस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भारतीय पुलिस व्यवस्था का जनक किसे मानते हैं, कार्नवालिस को, लॉर्ड कार्नवालिस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष का। कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। ठीक है, और याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय कौन थी, तो दोस्तों श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पेरिस में आयोजित तीसरी समिति में मानवाधिकार मामलों का भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो श्रीमती लक्ष्मी मेनन जी द्वारा किया गया था। ये भी अभी होमगार्ड के पेपर में पूछा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन देखिए मैं कराता हूं, उसके जो और चीजें मैं एक्स्ट्रा आपको ऐड करता हूं, उनको भी जरूर याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में कब की गई, तो 18 अगस्त 1978 को। और याद रखिए दोस्तों, ये जो तटीय सीमा होती है ना हमारी, जो समुद्र से लगी हुई, तो इनकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो इनका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, है ना। और आपको बता दें इनका उद्देश्य क्या है, तो शांत काल में भारतीय समुद्र की सेवा करने के उद्देश्य से इनका गठन किया गया। और भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाते हैं। और दोस्तों भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था। क्यों, क्योंकि दोस्तों उड़ीसा तट पर 6.98 लाख से अधिक ओली रिडले कछुओं की रक्षा के लिए फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, थार मरुस्थल भारत और किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है मेरे दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है थार मरुस्थल दोस्तों। ठीक है, गर्म मरुस्थल है। याद रखिएगा, भारत दोस्तों किस राज्य में फैला है, तो राजस्थान में। राजस्थान के दोस्तों जैसलमेर में जाता है ना, तो राजस्थान में, भारत के राजस्थान में फैला हुआ है। आपको बता दें कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि भारत व पाकिस्तान के कहां पर क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान महसूस किया था, मतलब सर्वाधिक तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है दोस्तों, तो यार के भारत में सबसे ज्यादा गर्मी कहां होती है, चुरू में, है ना, वो दोस्तों रेगिस्तान का इलाका चुरू। और सबसे ज्यादा ठंडी भारत में कहां होती है, तो दोस्तों द्रास में। अभी आपको पता है मैं दोस्तों लद्दाख घूमने गया था, लेह लद्दाख, तो हम द्रास में रुके थे। ठीक है, तो वो सबसे ठंडा इलाका है पूरे भारत का, और पूरे विश्व का दोस्तों दूसरा सबसे ठंडा इलाका है। ठीक, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, द्रास, उसके हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी ना, तो याद रखिएगा कि सबसे ठंडा इलाका कौन सा है, द्रास है दोस्तों। ये दोस्तों लेह कारगिल में पड़ता है। ठीक, और चुरू सबसे गर्म इलाका है, जो कि आपके कहां पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे अधिकतम तापमान कहां होता है, तो थार रेगिस्तान सीमा पर, भारत और पाकिस्तान के। और याद रखिएगा थार मरुस्थल दोस्तों भारत के राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला। देखिए आपके होमगार्ड में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है इंटरपोल का मुख्यालय कहां है। इंटरपोल दोस्तों, एक दोस्तों इंटरपोल ये कह सकते हैं दोस्तों, इंटरपोल का पहले मुख्यालय देखते हैं कहाँ है, लियोन दोस्तों फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल है क्या, तो दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन कहते हैं दोस्तों। कई देशों को मिलाकर के एक पुलिस बनाई जाती है। इसमें दोस्तों मान लिया कि आपके देश से भाग के कोई, समझिए आपके देश से, भारत से भाग के दोस्तों कोई इंग्लैंड चला गया, तो दोस्तों तो इंग्लैंड वाले क्या करें, प्रत्यारोपण कर देंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता था ना, ये चीजें। तो पूरे देशों को मिलाकर के दोस्तों एक बनाया गया इंटरपोल, जिसको बोलते हैं ना। चलिए तो इसके बारे में देखते हैं, ये क्या करता है मेरे साथियों, तो यह सदस्य देशों को, क्या, यह सदस्य देशों को, जो भी इनके सदस्य होंगे सबको, यह सदस्य देशों को भगोड़ों को,
ठीक, 196 देश हैं टोटल इसमें, ठीक है। सदस्य देशों के भगोड़ों को अपराधियों की जांच करने व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करता है। कुल दोस्तों ये कितने 8 प्रकार के नोटिस जारी करता है। रेड नोटिस इसका मतलब क्या हुआ, यह नोटिस भगोड़े अपराधी को पकड़ने के लिए जारी किया जाता है जो अभियोजन या सजा के वांछित हो। मान लो दोस्तों कोई है ना, कोई व्यक्ति भारत से कुछ करके भाग गया, तो उसके लिए दोस्तों इंटरपोल क्या करेगी, रेड नोटिस जारी कर देगी कि अगर इतने राज्यों देशों में कहीं कोई मिलता है उसको पकड़ लीजिए, ना पकड़ने के लिए। येलो नोटिस किस लिए होता है, येलो नोटिस लापता व्यक्तियों विशेषकर नाबालिगों को पता लगाने। मान ले दोस्तों ये पुलिस एक जैसी ना, तो मान ले कोई व्यक्ति दोस्तों लापता हो गया, किसी शक है दोस्तों कि ये यहाँ से लेकर के इसे दूसरे देश ले जाएगा, तो उसके लिए येलो नोटिस जारी करेगा, मतलब कि इस नाबालिग व्यक्ति को ढूंढ लीजिए, ये आपके देश में है। ठीक, ब्लू नोटिस इसके लिए है, किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान, गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना, उसके लिए ब्लू नोटिस जारी की जाती है। ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा गया। ब्लैक नोटिस किसके लिए, यह नोटिस अज्ञात शवों को पहचान करने के लिए जारी करता है, कोई अज्ञात शव है उसके लिए। ठीक, ग्रीन नोटिस इसके लिए, यह नोटिस किसी भी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी करता है कि भैया जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा, मतलब इस आदमी से खतरा हो सकता है, उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी होगा। ऑरेंज नोटिस क्या है, तो यह नोटिस दोस्तों किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। ठीक, पर्पल नोटिस किसके लिए, तो यह नोटिस अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में नोटिस जारी करता है। और दोस्तों 8वीं नोटिस है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस। इसका क्या होता है, यह नोटिस उन व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन होते हैं, उनके लिए। दोस्तों हमने सभी प्रकार के नोटिस भी आपको बता दें। चलिए अगला है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में 1969 में इसकी स्थापना हुई, पहले पूछा गया। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ, NIO टोलापोना गोवा में। वहीं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी NAARM कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान दोस्तों कहाँ है, तो लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए अगला है कि भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार किसको है, यानी भारत में नोट कौन जारी कर सकता है दोस्तों, तो याद रखेंगे जिस नोट पे जिसका नाम लिखा होता है किसका, RBI है ना, भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत में करेंसी छापता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और नोट पर RBI के हस्ताक्षर होते हैं, किसके, RBI। देखिए अभी हमने पहले बता चुके हैं दोस्तों कि एकमात्र प्रधानमंत्री दोस्तों मनमोहन सिंह जी थे जिनके हस्ताक्षर नोट पे थे। क्यों, क्योंकि वो RBI गवर्नर भी रहे थे। ठीक है, मगर दोस्तों 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाता है। देखिए बलपूर्वक क्या करते हैं, हाईजैक करते हैं, तो वही दोस्तों वेब हाईजैकिंग बोलते हैं। याद रखिएगा वेब हाईजैकिंग क्या होता है, साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुफ्त करने में फिरौती की मांग करता है। वेब हाईजैकिंग का अर्थ क्या होता है, किसी अन्य व्यक्तियों की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण करना। मान लो दोस्तों आपने किसी व्यक्ति की वेबसाइट हैक कर ली, ठीक है, वेबसाइट हैक कर ली, आपको कोई मतलब नहीं, आप फिर उससे कह रहे भैया आप ऐसा करिए मुझे 20,000 रुपये दीजिए, तब मैं क्या करूंगा, इसको जो हैक किया आपने वो आपको दे दूंगा इसका ID पासवर्ड। ठीक है, हैक करके आपने ID पासवर्ड चेंज कर लिया, तो आप कहेंगे 20,000 रुपये हमको दीजिए, तब मैं इसका ID पासवर्ड आपको दे दूंगा। तो वो चीज़ क्या होती है, वेब हाईजैकिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला है GST परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको बताऊंगा 33 होती है। कितनी, 33। आपको याद रखना दोस्तों कि अनुच्छेद 2798 संविधान का 101वें संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया यह प्रावधान कि 60 दिनों के अंदर, कितने, 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा GST परिषद का गठन किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 2798 के द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा, 60 दिनों के अंदर GST परिषद गठन करेगा। GST परिषद में कुल कितने, 33 सदस्य होते हैं। संरचना, अध्यक्ष दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे जो कि निर्मला सीतारमण है। उपाध्यक्ष राज्य सरकार का मंत्री हो सकता है। सदस्य केंद्रीय वित्त मंत्री, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई मंत्री। गणपूर्ति करने क्या होगा, कुल सदस्यों का 50%। निर्णय क्या होगा, प्रत्येक निर्णय उपस्थिति तथा मतदान के 75% भारित बहुमत दोनों के बाद होने के बाद होगा। ठीक है, चलिए अगला है कि 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण दोस्तों दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, पहला भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को,
ठीक है, कितने 5 लोगों, पहला धर्मेंद्र जी को, ठीक है, कितने 5 लोगों को दिया गया, धर्मेंद्र जी को कला के क्षेत्र में, धर्मेंद्र आपको पता है ये क्या है, एक्टर थे, ठीक है, अभी हाल ही में दिया भी गया ना, और एन राजन को कला क्षेत्र में, एन लिख दीजिएगा, है ना, पी नारायण को शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में, के टी थॉमस को दोस्तों और वी एस अच्युतानंदन को दोस्तों, इन दोनों को पब्लिक अफेयर के लिए। तो 5 लोग, ये नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाएगा क्वेश्चन, इतना जान लीजिए, ठीक है। तो 5 लोगों को दोस्तों क्या मिला है आपका, क्या, पद्म विभूषण। चलिए अगला है डेनमार्क की मुद्रा क्या है, डेनमार्क की मुद्रा है दोस्तों क्रोन, डेनमार्क की मुद्रा क्या है, क्रोन दोस्तों। कोपेनहेगन क्या है यहाँ क्या राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और मुद्रा क्या है, यूरो। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो। जमैका की राजधानी किंगस्टन, डॉलर मुद्रा। कनाडा की राजधानी ओटावा, डॉलर मुद्रा ना, कनाडा बहुत फेमस है, मतलब कि चर्चित रहता है ना। चलिए आगे है, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, यार क्या विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाते हैं दोस्तों। 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाते हैं। मारखोर क्या है, आप पूछेंगे सर मारखोर क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार का बकरी है क्या, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु, अगर कोई पूछे क्या है, मारखोर है, ठीक, उसका अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया है 24 मई जाता है। या पेंच सींग, इसके सींग पेंच जैसे होते हैं वो वाली बकरी है, ठीक है, और राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। वहीं 25 मई दोस्तों फुटबॉल दिवस मनाया था, कब से शुरू हुआ, तो 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था, इसलिए दोस्तों, और उसका 100वीं वर्षगांठ दोस्तों 2024 में, इसलिए 2024 के बाद दोस्तों ये मनाया जाने लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 25 मई को। प्रस्ताव दोस्तों कौन लेके आया था, तो संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के राजदूत ताहिर अल सोन्नी द्वारा ये पेश किया गया, ठीक है। याद रखेंगे 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाते हैं, विश्व फुटबॉल दिवस, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाते हैं, और 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, ठीक है। याद रखेंगे ऐसे। अब आजकल दोस्तों अजीब अजीब से दिवस पूछा, तो इस तरह से दिवस जरूर याद रखिएगा। और 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं, क्यों, क्योंकि इसी दिन 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे शेरपा द्वारा दोस्तों माउंट एवरेस्ट की पहली बार सफल चढ़ाई की गई थी, ठीक है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। और 30 मई दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। 30 मई 1826 को प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड दोस्तों पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए 100वां क्वेश्चन दोस्तों, शतक लग चुका है। होम्योपैथी की खोज किसने की, हैनीमैन ने, होम्योपैथिक हैनीमैन। एंटीजन की कार्डाइन स्टीनर दोस्तों। पोलियो वैक्सीन की जॉन ई सॉल्क। बैक्टीरिया का दोस्तों लिवेनहॉक। चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर, और रेबीज के टीका का दोस्तों लुई पास्चर, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपसे बताइए दोस्तों कि रेबीज का टीका, रेबीज दोस्तों किससे होता है, रेबीज किससे फैलता है, ठीक है, ये चीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जिसको भी चाहिए ये ई बुक बहुत ही अपडेटेड एकदम तगड़े तरीके से दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने सारे चैप्टर हैं पूरा अपडेटेड, ठीक है, एकदम विधिवत अपडेट। जो मैं स्पेशल चीज़ें दे रहा हूँ वो इसी ई बुक से दे रहा हूँ दोस्तों। 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। ज्ञान RBL ऐप पे जाइए, वहाँ दोस्तों जा करके आप इसे परचेज करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं बाहर निकलवा के, ठीक है। तो जाइए दोस्तों परचेज करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।